Hello students, how are you? Welcome to Savadhyay classes. I'm Subhas here. I hope you all are good. So let's start topic atoms and molecule. So students, atom and molecule वैसे तो मैंने पहले आपको चैप्टर में बताया ही था एटम्स के बारे में, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि व्हाट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल, ताकि आपको धीरे धीरे चीज़ें रिमाइंड होती रहे. देखिए स्टूडेंट्स, atom is the smallest particle which can take part in the chemical reaction, or atom is the smallest particle of matter which take part in the chemical reaction, and it is the smallest particle of the matter which cannot be further divided. Means, what is matter? Anything that occupies space, have mass and definite volume, उसे मैटर बोलते हैं. मतलब हम भी क्या है, मैटर हैं, बिकॉज हम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हमारा भी एक डेफिनेट वॉल्यूम है. तो जो भी ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है, वो सारे के सारे मैटर है. और वो जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब मीन्स मैं गोल्ड की बात करूँ, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है. लेकिन वो बनता है किससे? स्मॉल गोल्ड पार्टिकल से. मतलब उसके अंदर छोटे छोटे गोल्ड, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो भी गोल्ड ही होगा. तो उसे भी हम बोलेंगे एटम. मतलब हर एक जो मैटर बना है वो एटम से बना है. ओके. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैटर कि एटम्स का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे ये एटम है, एटम ऐसे ही होता है. बीच में आप देख रहे हैं इसके मिडिल में जो होता है इसके, आपका प्रोटॉन, और क्या होता है आपका न्यूट्रॉन. आप जैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये एटम का स्ट्रक्चर है. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली व्हाट इज एटम. एटम सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि बीच में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व अराउंड करते हैं. ठीक है, समझे आप? देन आगे मैं बात करूँ सॉलिड. मैं बात करूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आप देख रहे हैं कि इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स की स्मॉल पार्टिकल से बना है जिन्हें हम एटम बोलते हैं. अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सॉलिड है. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सॉलिड है, और लिक्विड में देख रहे हैं आप, देन गैसेस में देख रहे हैं. अब स्टूडेंट्स होता है क्या है कि व्हेन वी कंबाइन टू और मोर एटम्स देन वी फाउंड द व्हेन वी कंबाइन टू और मोर एटम्स देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. जैसे हम हाइड्रोजन के दो एटम्स जब हम मिलाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, H2, जिसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल पे. ठीक है. अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जो जो चैप्टर है इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से एटम्स एंड मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, दे फॉर्म द एलिमेंट्स, दे फॉर्म द कंपाउंड, दे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. वो सारी चीज़ की सारी चीज़ें हम देखेंगे. ओके. अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? एंटोनी लेवॉइजर जो साइंटिस्ट थे, दे लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस. इन्होंने सबसे पहले जो फाउंडेशन रखी थी केमिकल साइंस की रखी थी. मतलब कि सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखा था इन्होंने. और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं. और इन्होंने स्टूडेंट्स दो इम्पॉर्टेंट लॉ दिए थे विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड जोसेफ. ओके. इन्होंने अपने दोस्त के साथ, और मतलब शुरुआत इन्होंने करी, तो इसलिए हम एंटोनी लवॉइजर का नाम पहले लेते हैं. तो वो लॉ क्या थे, इन्होंने इंपॉर्टेंट लॉ जो दिए थे, उन दोनों लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. वो दोनों जो लॉ आते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं. तो उन्होंने जो बोला था स्टूडेंट्स, ये बोला था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी दे डेफिनेटली फॉलो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अगर वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ऑबे नहीं करती हैं देन दे आर नॉट द केमिकल रिएक्शन. अब उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. देन स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट. मीन्स स्टूडेंट्स कि जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जिन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, दे आर कन्वर्टेड बाय रिएक्टिंग ए डिफरेंट सब्सटेंस, जिन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं. देन सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम नीचे, जैसे आप हम देख रहे हैं नीचे कि ए एंड बी दो हमारे सब्सटेंस हैं, ए एंड बी, और दे फॉर्म द प्रोडक्ट सी. ओके. तो ए और बी रिएक्टेंट है, व्हेन दे रिएक्ट ईच अदर दे फॉर्म द प्रोडक्ट सी.
अगर मैं लोकल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे घर में चाय बनती है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ केमिकल रिएक्शन का। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, मैंने कॉमन सॉल्ट का लिया जिसमें एक रिएक्शन शो करिए ताकि आपको रिएक्शंस पता चले, थोड़ी बहुत एग्जांपल आपको पता चले, क्योंकि आगे तो हम रिएक्शंस इसमें देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं कि जैसे सोडियम प्लस में क्लोरीन, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम है और एक क्लोरीन है जो कि गैसियस फॉर्म में, और जो हमारा सोडियम है वो किस में, सॉलिड फॉर्म में। अब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म द कॉमन सॉल्ट जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हम घर में यूज़ करते हैं उसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, वो जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में है। तो आपने देखा कि इनकी केमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कैसे चेंज हुई और केमिकली ये कैसे चेंज हुए। अब सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर फोटो मीन्स होता है स्टूडेंट्स लाइट। कहीं पे भी अगर फोटो वर्ड का यूज़ हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शन लाइट की वजह से हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देन हमारा थर्ड है आयरन रस्ट। जैसे हमारे घर में हम देखते हैं कि कैसे हमने कुछ लोहा रखा होता है और उस पर कुछ दिनों के बाद हमें क्या दिखता है, रस्टिंग दिखती है। तो आयरन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं, इनकी रिएक्शन में आगे कराऊंगा, आयरन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं दे फॉर्म द रस्ट। ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कई बार पूछता है यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर कि आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन है, तो आपको वहाँ पे क्या टिक करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था, एंटनी लवाइजर ने हमें जो लॉ दिए थे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 लॉ आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो लवाइजर और जोसेफ इन्होंने स्टैब्लिश करा ये लॉ विद, और इन्होंने क्या बोला, वेन एवर सब्सटांस रिएक्ट दे फॉलो सर्टेन लॉ। जब भी कोई सब्सटांस रिएक्ट करेगा, कोई भी सब्सटांस के अंदर रिएक्शंस टेक प्लेस करेगी, तो दे फॉलो सर्टेन लॉ, और उस लॉ को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और स्टूडेंट्स इसी लॉ के अंदर वो दोनों लॉ आते हैं। तो अब देखते हैं वो लॉ क्या है। जो सबसे पहला लॉ है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहला लॉ है, ठीक है। अब ये लॉ बोलता है क्या है, जैसे कंजर्वेशन मतलब ही होता है स्टूडेंट्स बचाना, कंजर्व करना। तो इन एवरी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन कांस्टेंट। कोई भी रिएक्शन, जब भी हो कोई भी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो रिएक्टेंट का पहले मास होगा, जो भी रिएक्ट करेगा, जैसे NaCl का हमने एग्जांपल लिया था, और आफ्टर द जो प्रोडक्ट बनता है दोनों का मास सेम रहेगा। मतलब जो रिएक्टेंट का मास रहेगा तो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलेगा, उसका मास सेम होना चाहिए। और दूसरी लैंग्वेज में हम इसे बोल सकते हैं, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। स्टूडेंट, मास को ना ही हम अपनी तरीके से बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ना ही हम अपनी तरफ से पुट ऑन कर सकते हैं मास, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए एंड बी, दो हमारे रिएक्टेंट हैं ए एंड बी। अब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ए का वेट 96 ग्राम है, बी का 4 ग्राम है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 96 ग्राम लिया और बी का 4 ग्राम, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट सी, जिसका वेट क्या है 100 ग्राम। अगर ये 99.9 ग्राम भी होता तो इस लॉ को फॉलो नहीं करता। वैसे स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं है, जैसे हम देखते हैं कोई भी रिएक्शंस देखते हैं उसमें ऐसा होता नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे लेते हैं बिकॉज ये लॉ है। तो अब जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई प्रोडक्ट है जो मैं, अब उसको हमने रिएक्शन में करा तो वो आपस में डिवाइड हुआ ए एंड बी के फॉर्म में, तो उसका मास भी जो होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर ही होना चाहिए। इस लॉ का मतलब ये, आप एग्जांपल देके ऐसे समझा सकते हो। अगर आप मतलब कि अगर इस टाइप से इस लॉ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। देन आगे हम चलते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर। देन आगे हम चलते हैं स्टूडेंट से एक क्वेश्चन, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ए सैंपल ऑफ रेड mercury oxide having mass of 10.2 gram
इज स्ट्रांगली हीटेड, उसे स्ट्रांगली हीट करा जाता है. ऑक्सीजन इज जनरेटेड एंड रेसिड्यू ऑफ प्योर मर्करी वेट्स 9.5 ग्राम. कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म. मीन्स एक मर्करी ऑक्साइड है जिसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है, अगर मैं देखूँ सॉल्यूशन में, देन वो क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन एंड मर्करी. अब यहाँ पे मर्करी ऑक्साइड का वेट गिवन है, हमें ऑक्सीजन का नहीं है, हम उसका एक्स लेंगे, मर्करी का वेट हमें गिवन है 9.5 ग्राम. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन कांस्टेंट होता है. तो हम इसको इस तरीके से हम देखते हैं. तो हम इसको एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करेंगे. देन 10.2 ग्राम इक्वल टू एक्स 0.9.5 ग्राम, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7 ग्राम. तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं. मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा स्टूडेंट्स जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है. अभी तो मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, और अभी हम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के अंदर अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम ईजिली करेंगे जब आप ये थोड़ा सा चैप्टर को समझ लीजिए, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए. ओके. अब हम आगे चलते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों का मतलब एक है. अब ये लॉ क्या कहता है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. मीन्स कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब भी फॉर्म होगा तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होंगे. मीन्स स्टूडेंट्स कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें एलिमेंट होते हैं. तो जो एलिमेंट कंबाइंड हो गया, आगे मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड. तो जो भी एलिमेंट, तो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही आपको पढ़ा रखा है कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं इससे पहले वाले चैप्टर में. सो जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर होंगे, नहीं तो वो कंपाउंड नहीं फॉर्म करेगा. मीन्स ये लॉ का मतलब है. और इसे हम बोल सकते हैं ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए सम प्रोपोर्शन बाय मास. तो आप समझ ही गए होंगे कि जब भी ये केमिकल कंपाउंड होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स एक प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं बाय मास. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. वाटर की बात करता हूँ स्टूडेंट्स. ये एक लौटा ऐसा एग्जांपल है जिसका सब एग्जांपल देते हैं ताकि इसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि आपके आसपास ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप डेली यूज़ में सब देखते हैं. अगर यहाँ पे मैं कोई और एग्जांपल लेता तो शायद आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आता. तो बेसिक एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन हम आगे चलते जाएंगे डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर. तो प्योर वाटर की अगर हम बात करें या कैसे भी वाटर की बात करें, यहाँ की बात करें, इंडिया की, पाकिस्तान की, पूरे अर्थ की अगर बात करें, वाटर की अगर बात होगी स्टूडेंट्स, तो H2O होता है उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वाटर का. अब होता है क्या स्टूडेंट्स कि जो वाटर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है 1:8 के प्रोपोर्शन में होगा. मतलब अगर हम वेट एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन कितना हमें चाहिए, 8 ग्राम. ये एक प्रोपोर्शन में बाय मास मिलेंगे तभी वाटर बनेगा, वरना वाटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मीन्स अगर आप मार्स पे भी चले जाओ, अगर वाटर वहाँ पे आपको मिला है तो वो इसी प्रोपोर्शन में ही अगर कंबाइंड हुआ होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तभी वाटर मिला होगा. ओके, आप समझे आप. अब जैसे हम देखते हैं कि अमोनिया, जो अमोनिया गैस होती है वो भी कैसे बनती है, जब नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 ग्राम हम लेंगे. अब इनका जो एक प्रोपोर्शन मिलेगा बाई मास तभी हमारा अमोनिया गैस फॉर्म होगी, वरना स्टूडेंट्स अमोनिया गैस नहीं फॉर्म होगी. तो ये लॉ कहता है. तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखेंगे स्टूडेंट्स. अब डाल्टन को क्या ज़रूरत पड़ी अपनी थ्योरी देने के लिए. मीन्स हमें तो लवॉइजर और जोसेफ ने अच्छी तरीके से बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में. बट स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जब उनसे क्वेश्चनिंग हुई व्हाट इज़ एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम सेम होते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था. फिर उनसे एक और क्वेश्चन पुटअप हुआ कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके बीच की कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकती है एटम्स की.
तो भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ऐसे कई क्वेश्चंस पुट अप हुए और जिनके सवाल उनके पास नहीं थे। देन ब्रिटिश केमिस्ट डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, अपने कुछ एजम्पशंस दिए जिन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पोस्टुलेट्स। तो वो क्या थे? तो इन्होंने बताया, जब इन्होंने स्टडी करी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर, देन इन्होंने देखा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल एटम। मतलब फर्स्ट थ्योरी तो उनकी ठीक थी कि हर एक मैटर सबसे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनता है और उसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स। देन सेकेंड, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स हम एटम को ना ही हम अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड है स्टूडेंट्स कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डाल्टन ने बताया कि कैसे एक एलिमेंट के जो भी छोटे छोटे उनके पार्टिकल्स हैं और उनके जो छोटे छोटे एटम्स हैं, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड बनता है तो वो आइडेंटिकल इन मास होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। और एट थर्ड उनका जो फोर्थ था स्टूडेंट्स कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मास होंगे। मीन्स आयरन का अलग मास होगा, कॉपर का अलग मास होगा और हमारा सिल्वर का अलग, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। देन फिफ्थ पॉइंट है कि एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इन्होंने बताया कि किस तरीके से एटम एक स्मॉल होल नंबर में अटैच होते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम CO और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन फर्स्ट केस के अंदर जिसका एटॉमिक मास 1 है क्योंकि एक ही एटम है, 16 है। एंड देन सेकेंड के अंदर दो एटम्स हैं, तो 16 × 2 32। अब इनका अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको रेशियो के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1:2 का रेशियो है, जो कि एक स्मॉल होल नंबर है। तो फिफ्थ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और देन सिक्स्थ पॉइंट आता है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। मीन्स जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर के अंदर थ्रू आउट द हमारा कोई भी, अगर हम वाटर की एक ड्रॉप भी लेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर दो एटम्स कंबाइंड होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है डाल्टन का। ओके स्टूडेंट्स, तो डाल्टन ने ये चीज़ें बोली थी। अब हम आगे चलते हैं। अब तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस, ड्रॉबैक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि क्या इसके ड्रॉबैक्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। डाल्टन ने अपनी थ्योरीज तो दे दी, अब साइंटिस्ट ने फर्दर इनको स्टडी करा, क्योंकि हर एक जब साइंटिस्ट अपने एजम्पशंस और अपने पोस्टुलेट्स देता है तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो इनके भी जो इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए, एजम्पशन दिए, तो इनके ऊपर भी स्टडी हुई। और जब इनके ऊपर स्टडी करी तो इनसे भी कुछ क्वेश्चंस पुट अप करे जो जिनके सवाल इनके पास, जिनके जवाब इनके पास भी नहीं थे। जब इनके कुछ क्वेश्चंस पुट अप करे गए तो इनके ड्रॉबैक्स क्या थे? सबसे पहला जो ड्रॉबैक था कि ये इन्होंने जो बताया था कि ही इज फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके स्टूडेंट, कि ये इन्हें नहीं बता पाया कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स के उनके जो एटम्स है वो कैसे डिफर है, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसे डिफर मतलब कि अलग बताया। देन सेकेंड है फेल टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर एंड टू फॉर्म कंपाउंड और एटम्स और मोलिक्यूल। और ये बिल्कुल नहीं बता पाए कि कैसे डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो कंबाइंड होते हैं आपस में। वो किस लिए कंबाइंड होते हैं? वाई दे कंबाइंड एंड फॉर्म द कंपाउंड? उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक स्ट्रक्चर ही नहीं आया था एटम्स का। देन थर्ड है फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स डेट होल्ड टुगेदर डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कि कोई एक मॉलिक्यूल है, उस जब वो बनता है तो उसमें कैसे डिफरेंट एटम्स कंबाइंड होते हैं और वो कौन सा फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, तो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा था। लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि डिफरेंट, जैसे कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं उनको कंबाइन करके रखता है। फोर्थ, डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उस टाइम तक
एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर आया ही नहीं था कि एटम दिखता कैसा है। इन्होंने बोला कि आपने अपनी थ्योरीज तो दी हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एटम मेन चीज़ ही जो है कि एटम दिखता कैसे है, आपको पता है कि एटम कैसा होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स इनकी लिमिटेशंस, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनकी जो लिमिटेशंस है। देन हम आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। अब डाल्टन ने अपनी लिमिट डाल्टन के भी कुछ ड्रॉबैक्स हुए। देन स्टूडेंट्स हुआ क्या कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, 20वीं सेंचुरी, तो कुछ साइंटिस्ट जैसे सर जे थॉमसन, नील्स बोर, चैडविक, इन सब ने डे बाय डे इन्होंने कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए। तो कई साइंटिस्ट ने मॉडिफिकेशन किए, इसी वजह से इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, क्योंकि वो डाल्टन ने ही अपनी थ्योरीज दी थी, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन इसे हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें कई सारे साइंटिस्ट ने मॉडिफिकेशन की थी। अब नई हमारे पास एटॉमिक थ्योरी आई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब सारे साइंटिस्ट ने मॉडिफिकेशन करी अपने हिसाब से। अब इन्होंने बताया, कुछ चीज़ें बताई। अब इन्होंने बोला कि एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजुअल। अब इन्होंने ये बोला कि भाई अब एटम जो है वो सबसे छोटा एटॉमिक पार्ट नहीं है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करे। मीन्स अब इन्होंने स्ट्रक्चर देख लिया था, एटम का स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर लिया था कि एटम का सब एटॉमिक पार्ट भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकंड क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर। तो एटम सेम एलिमेंट, अगर हम एक ही एलिमेंट की बात करें, क्लोरीन की एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे क्लोरीन के स्टूडेंट्स दो पार्ट होते हैं आइसोटॉप्स के अंदर, दो टाइप में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के अंदर। तो क्लोरीन एक 35 होता है, एक 37 होता है। इनका एटॉमिक एटॉमिक नंबर स्टूडेंट सेम होता है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे 17 है जो कि एटॉमिक नंबर डिनोट कर रहा है, और ऊपर एटॉमिक मास है 35 एंड 37। 35 एंड 37 एटॉमिक मास होता है, और नीचे एटॉमिक नंबर से हम डिनोट करते हैं जब किसी भी हम एटम्स को एलिमेंट को डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन तो सेम है, इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। मीन्स सेम एलिमेंट है बट इनके अंदर कुछ डिसिमिलरिटीज है। ओके, तो इसे हम प्रॉपर्टी को बोलेंगे आइसोटॉप्स। आगे हम देखते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सिमिलर इन वन और मोर रिस्पेक्ट्स। कई बार ऐसा भी हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने लिया और उनके एटॉमिक मास सेम हुए। मीन्स हम कार्बन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें, तो उनका एटॉमिक नंबर तो अलग है, 6 होता है कार्बन का, 7 होता है नाइट्रोजन का, बट इनका एटॉमिक वेट 9 कितना होता है, 14। कार्बन का भी 14, नाइट्रोजन का भी 14। ये कार्बन का स्टूडेंट्स दूसरा, कार्बन भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो उसका दूसरा पार्ट है ये, जैसे आइसोटॉप्स के अंदर। तो कार्बन का भी 14 होता है और नाइट्रोजन का भी 14। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोबार, मीन सेम एटॉमिक मास। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बताया। अब हुआ क्या कि फोर्थ, जैसे डाल्टन ने बोला था कि एक होल नंबर में एटम्स कंबाइंड होते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि रेशियो इन विच एटम एटम में बी फिक्स्ड मे नॉट बी सिंपल। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की बात करें, C12H22O11, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक प्रॉपर होल नंबर नहीं है, एक स्मॉल होल नंबर नहीं है। 12 प्रोपोर्शनल 22 प्रोपोर्शनल 11। ओके, अब देन आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू अनदर एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, जैसे एटम ऑफ नाइट्रोजन कैन बी चेंज इनटू ऑक्सीजन बाई इंटरेक्शन विद अल्फा रेज। अगर हम अल्फा रेज से उनकी इंटरेक्शन कराएंगे नाइट्रोजन की, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन में। और इसको बोलते हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसम्यूटेशन। व्हाट इज ट्रांसम्यूटेशन, व्हेन वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू अनदर एलिमेंट्स, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसम्यूटेशन। तो उन्होंने ये बताया कि हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स, अभी तक हमने थ्योरीज पढ़ी। अभी हमने न्यूमेरिकल पार्ट्स नहीं करा, अभी हमने सिर्फ थ्योरिटिकल पार्ट्स करा, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब आगे हम पढ़ेंगे
कि कैसे एटम्स कम एलिमेंट्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो बेस हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है।